हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय डाटा क्लास। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मिड लेवल ऑफ द स्पार्क आर्किटेक्चर। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था 1 to 4 इयर्स वाले के लिए या 1 to 3 इयर्स वाले के लिए स्पार्क आर्किटेक्चर किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो मिड लेवल ऑफ द स्पार्क आर्किटेक्चर होने वाली है और ये कैटर करेगी मोर देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप 2 इयर्स 1.5 इयर्स के एक्सपीरियंस है तो भी आप देख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन 3 इयर्स के प्लस के लिए ये मस्ट है टिल अराउंड 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 3 to 6 या 3 to 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए ये काम करेगी ये आर्किटेक्चर। तो आज की वीडियो में मेनली हम लोग 2 कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक है यार्न के एवरेज लेवल ऑफ डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यार्न की एवरेज लेवल ऑफ डिटेल के बारे में जानेंगे। और सेकंड टॉपिक हमारे पास है आरडीडी। तो इस दोनों टॉपिक को एक मिड लेवल तक समझेंगे और इस दोनों टॉपिक का अच्छा अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है अगर आप 3.5 या 4 इयर्स प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले समझते हैं यार्न क्या होती है और यार्न की रिक्वायरमेंट क्या है, यार्न किस तरीके से हमें हेल्प करती है स्पार्क जॉब में या स्पार्क फंक्शनैलिटी में। तो यार्न को का जो सेकंड नेम हम लोग बोलते हैं या यार्न की जो फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। और ये क्लस्टर मैनेजर है, वाइडली यूज क्लस्टर मैनेजर है, किसी भी तरह का क्लस्टर मैनेजर अपार्ट फ्रॉम स्पार्क और हडूप और भी दूसरे क्लस्टर में यार्न यूज़ होती है। सो इट मैनेजेस द क्लस्टर। अब क्लस्टर के डिटेल को मैनेज कैसे करती है या किस किस तरीके के कंपोनेंट बने हुए हैं इस यार्न में, उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि यार्न मैनेजेस द क्लस्टर, लेकिन किस लेवल पर और कैसे करती है ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यार्न 2 डिफरेंट यूनिट से बना हुआ है या यार्न के अंदर 2 डिफरेंट यूनिट है जो इंपॉर्टेंट है। एक रिसोर्स मैनेजर जो ग्लोबली काम करता है और एक है नोड मैनेजर जो पर्टिकुलर नोड पे एज ए इंस्टेंट या पर्टिकुलर नोड का ओनर रहता है। अब रिसोर्स मैनेजर क्या होता है? रिसोर्स मैनेजर मैनेजेस द रिसोर्स। जब भी आप रिक्वेस्ट डालते हो स्पार्क में, व्हेन यू सबमिट ए स्पार्क प्रोग्राम, इंटरनली क्या हो रहा है अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे स्पार्क के, लेकिन व्हेन यू सबमिट ए स्पार्क प्रोग्राम you will be asking the resource manager that I require these much of resource. Resource means memory parameter. For example, I need 100 GB of RAM, I need 10 core CPU, I need these many executor. तो ये सब सारे कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग ड्राइवर बनाते हैं, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, उस समय ये सब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पास करते हैं एंड दिस रिक्वेस्ट गोज टू रिसोर्स मैनेजर एंड इट गिव्स यू दैट रिसोर्सेज टू क्रिएट ए कंटेनर। एक JVM कंटेनर बनता है जिसके अंदर हम लोग का स्पार्क के जितने जॉब्स हैं वो रन करते हैं। उसके डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे कैसे रन करते हैं। लेकिन रिसोर्स मैनेजर एक तरह का ग्लोबली आप समझो कि जितने भी स्पार्क एप्लीकेशन रन करती है, स्पार्क एप्लीकेशन का ओनर नहीं होता है ये, लेकिन ये ओवरऑल रिसोर्स को मैनेज करता है, ये रिसोर्स देता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम के पास 100 GB ऑफ रैम नहीं है तो पर्टिकुलर स्पार्क एप्लीकेशन रन नहीं होगा और वो क्यू में रहेगा। वो तब तक क्यू में नहीं रहेगा जब तक हम लोग उसको क्यू से हटाते नहीं हैं बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर एक तरह का क्वेश्चन इसलिए आता है कि अगर आई एम आस्किंग फॉर 10 कोर ऑफ CPU 100 GB ऑफ रैम, अगर कोटा नहीं है, फॉर एग्जांपल दैट मच ऑफ मेमोरी इन्फॉर्मेशन और दैट मच ऑफ मेमोरी रिसोर्स इज़ नॉट अवेलेबल इन द क्लस्टर, तो क्या सिनेरियो होने वाला है? तो इसका आंसर है कि अपना जो स्पार्क एप्लीकेशन या स्पार्क जॉब है इट विल बी इन द क्यू वेटिंग फॉर द रिसोर्स टू गेट क्लियर। तो स्पार्क जॉब रन नहीं होगा कम रिसोर्स में, स्पार्क जॉब फेल नहीं होगा, इट विल वेट इन द क्यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 4 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। रिसोर्स मैनेजर के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है नोड मैनेजर। नोड मैनेजर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन मैनेजर। एप्लीकेशन मैनेजर जैसा नाम है आप समझ सकते हैं कि ये एप्लीकेशन का मैनेजर है। आप जब स्पार्क की जॉब सबमिट करते हो, यू आर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, स्पार्क एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशन हाउ इट विल बी रनिंग दैट विल बी गवर्न बाय द एप्लीकेशन मैनेजर। और हर एक एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन मैनेजर रहेगा, हर एप्लीकेशन का एक रिसोर्स मैनेजर नहीं रहेगा। रिसोर्स मैनेजर एक ग्लोबल एंटिटी है, वो सारे एप्लीकेशन को कैटर करता है विद द रिसोर्स, लेकिन फॉर ईच एप्लीकेशन यू विल हैव एटलीस्ट 1 एप्लीकेशन मैनेजर। अब हम लोग देखते हैं कि यार्न की क्या रोल रहती है व्हेन यू सबमिट द स्पार्क इन 2 डिफरेंट मोड। जैसे लास्ट वीडियो हम लोग ने देखा था, देयर आर 3 डिफरेंट मोड टू सबमिट द स्पार्क।
One is the client mode, the other important is the cluster mode, and for the practice purpose you have a standalone local mode. तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइंट मोड के बारे में. सो जैसे हमने पुराने वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था, क्लाइंट मोड में क्या होता है, व्हेन यू सबमिट ए स्पार्क एप्लीकेशन इन ए क्लाइंट मोड, ड्राइवर प्रोग्राम विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द क्लस्टर. कहने का मतलब ड्राइवर विल नॉट रिसाइड इन एनी ऑफ द वर्कर नोड, इट विल बी रिसाइडिंग इन द सिस्टम फ्रॉम वेयर यू आर सबमिटिंग द प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल आपने एज नोड में लॉगिन किया है या जंप सर्वर में आपने लॉगिन किया है, वहाँ से स्पार्क क्लस्टर में यू आर सबमिटिंग द स्पार्क एप्लीकेशन इन द क्लाइंट मोड, तो ड्राइवर विल बी एग्जीक्यूटेड और ड्राइवर विल बी फॉर्म्ड इन योर एज नोड, इट विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्कर नोड. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आपका स्पार्क एप्लीकेशन या स्पार्क जॉब चल गया है क्लाइंट मोड में और एज नोड जहाँ से आपने स्पार्क को इनिशिएट किया था वो शट डाउन हो गया, तो आपका स्पार्क का जॉब फेल हो जाएगा, राइट, स्पार्क जॉब अबॉर्ट हो जाएगा. तो अभी हम लोग उसी मोड के बारे में बात करने वाले हैं कि यार्न कैसे हेल्प करता है, यार्न की क्या रोल होती है क्लाइंट मोड में. तो क्लाइंट मोड में क्या होता है, जैसे ये अपने पास क्लाइंट कंप्यूटर है या क्लाइंट आप बोल सकते हो, इसको आप क्लाइंट बोल सकते हो. तो मैं यहाँ पे क्लाइंट लिख देता हूँ फर्स्ट. ये क्लाइंट हो गया. So when I'm submitting in a client mode, so my Spark driver be the part of this client computer. या आप इसको कंप्यूटर बोल दो या एज नोड बोल दो, जंप सर्वर बोल दो, या अपने लैपटॉप से आप सबमिट कर रहे हो स्पार्क इन ए डिफरेंट क्लस्टर इन द क्लाइंट मोड. सो दिस इज दैट कंप्यूटर. आपको समझना है कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लस्टर, दिस इज नॉट एनी वर्कर नोड. सो दिस विल बिकम द मास्टर विच हैविंग ए ड्राइवर प्रोग्राम रनिंग इन द क्लाइंट सिस्टम. तो यहाँ पे आई विल जस्ट राइट इट हियर or I'll just create one box. So driver program will be initiated here. This is my yarn container. So yarn container जो request आपकी लेती है. So मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको yarn container. So my request goes from this client system to yarn container. Now this yarn container will ask the resource first. Like in the driver program when I have created the spark context, मैंने जब spark context मैंने create किया तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मांगे थे कि मुझे पर्टिकुलर GB रैम चाहिए, पर्टिकुलर कोर ऑफ द मेमोरी चाहिए. तो उसकी रिक्वेस्ट yarn कंटेनर मीन्स yarn जो सिस्टम है, जो आपके पास क्लस्टर मैनेजर है, दैट विल आस्क दैट थिंग. इनफैक्ट yarn की भी एक क्लाइंट होती है, मैं वो एडवांस लेवल में बताने वाला हूँ. अभी आप समझने के लिए समझो कि yarn रिक्वेस्ट आपका लिया एंड yarn विल गिव दैट रिक्वेस्ट टू द रिसोर्स मैनेजर आस्किंग फॉर दिस रिसोर्स. सो दिस इज माई रिसोर्स मैनेजर एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द yarn. सो yarn की आर्किटेक्चर आप देखोगे तो यू विल हैव वन दिस yarn कंटेनर, यू विल हैव दिस रिसोर्स मैनेजर एंड अनदर वी विल हैव नोड मैनेजर एंड एप्लीकेशन मैनेजर. तो इसको आप समझो ये दिस इज अ रिसोर्स मैनेजर ऑफ द yarn. तो मैं यहाँ लिख दूंगा resource manager. Now this is asking for the request, so I can say like it is asking, arrow goes from the yarn container to the resource manager, and similarly here the arrow will go from my client machine to the yarn. So this is, I'll write it here, this is my client mode, very important. And once the resource manager gives the acknowledgement, या resource manager tells like the particular resource is available, then that equation or that information goes to the yarn again. So we have yarn node manager here. Now understand one thing, ये अपना एक single node है. This is one of the worker node. Like we don't have two worker node here. There will be multiple worker node. So I have taken an example like this is one of the worker node which is managed by the yarn node manager. So yarn node manager के पास उस particular node का responsibility होता है. So there will be multiple instance of yarn node manager in different node. So this is for one of the node, and for one node like these are the executor are running here. So I'll write it here, executor are running here. Similarly here we have executor, and for each executor we have a container.
So this can be considered as a container, one container, container 2, and each container will have the executor running on it. So whenever an executor works on any task, executor के अंदर भी task होती है, लेकिन अभी आप समझने के लिए समझो कि executor actual में काम कर रहा है task के ऊपर. So when an executor starts working on the task, then a single JVM or a single container is found for that executor. अगर 10 executor है, you will have 10 containers, and 10 containers will be distributed across the worker node, and the node manager or the worker node manager आप बोल दो या node yarn node manager will be managing that thing, that particular node. So for example, in this node we have 2 container. I'll write it here, container 1, and similarly we have container 2 here. So for this node manager, इस node manager के पास there is a 2 container and each container will have 1 executor. तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि for each executor running we will have 1 JVM, 1 container, or accordingly the resource has been given by the resource manager. So here the arrow will go from here to here, my node manager, and similarly you will get the reply from here. So this is overall, this is not very detailed, but this is the mid level of how the client mode works and how the yarn helps when you submit the Spark program, Spark job in a client mode. Now what will happen when we run in a cluster mode? So I'll just write it here, cluster. In the cluster mode, as we know that ये cluster mode में driver program client में नहीं बनता है, वो बनता है cluster में, means one of the worker node में. So I'll just start it like this, like when we submit the program in a client, in a cluster mode, so this will go from here to here. From the client only the job is submitted. In the cluster mode, from the client only the job is submitted. Driver will be the part of the application master. So there will be application master in both in the cluster mode, in the client mode. So in the cluster mode, driver will be the part of the application master of the yarn, and the driver will be looking into your application, everything. Rest everything remains the same. The container resource request given or getting the acceptance from the resource manager, the container getting formed for the executor, so everything remains same. So the key point is, when you run in a client mode, your driver program will be on the client machine. When you run in a cluster mode, your driver program will be in a cluster and it will be inside the application manager of the yarn. So yarn node manager manages a single node. There will be multiple instances of yarn node manager managing different node. In a node there can be multiple container depend on how many executor has been formed. आपके node में अगर 10 executor है, there will be 10 container and that will be managed by a single node manager. Right? Resource manager has nothing to do with how your program is running. Driver is looking into it, and ultimately application manager is looking into a particular application with the help of a driver program. राइट रिसोर्स मैनेजर का काम है सिर्फ रिसोर्स देना. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि हडूप में सिमिलर काइंड ऑफ यार्न के स्ट्रक्चर काम करती है और यार्न के रिसोर्स मैनेजर होती है. बट इन हडूप whenever one of the task is completed, like there will be multiple tasks scheduled inside the Hadoop cluster. Internal scheduling बोल रहा हूँ मैं, external scheduling नहीं बोल रहा हूँ. And if 10 tasks are completed and more than 80 tasks are left, so 10 task memory will be released. यहाँ पे क्या होता है Spark में, the things or the container will be released totally when your full work is completed. इसीलिए बहुत बार आप सिनेरियो देखते हो कि आप जब Spark UI देखोगे, वो हम लोग लेटर क्लासेस में देखेंगे. आप जब Spark UI में देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, लेकिन एक दो एग्जीक्यूटर काम कर रहा है, एंड फॉर दैट योर ओवरऑल एवरीथिंग इज गेटिंग स्लोड. बट द बेस्ट पार्ट इज your resource is always intact for a particular application, so you will not get loose to the resources. Plus every time you will not ask for the resource. Hadoop में क्या होता है कि again the new task will start after another reducer or another mapper, then you have to again request the resource manager for the new resources or the resource which is required to run the program or run the particular task. स्पार्क के केस में ऐसा नहीं हो रहा है. स्पार्क के केस में स्टार्टिंग में ही जितने रिसोर्स है वो मांग लिया गया है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम किया जा रहा है. मैं बात कर रहा हूँ फिक्स काइंड ऑफ रिसोर्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक रिसोर्स. अभी मैं डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ में बात कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक सिनेरियो में नहीं जा रहा हूँ. स्पेसिफिक सिनेरियो में जाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा, जब मैं एक बेस लेवल क्लियर कर लूँगा, बना लूँगा. उसके बाद आई विल गो टू मोर एडवांस लेवल एंड मोर प्रैक्टिकल लेवल. दिस इज ऑल्सो a practical level, but there are multiple things inside this
विच विल मेक्स द स्टोरी वेरी डिफरेंट व्हेन वी गो इनटू मोर डीप इनटू इट। तो अभी को समझने के लिए आपको यही था, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ यार्न। आपको रिसोर्स मैनेजर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, नोड मैनेजर पे उसको काम क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर कैसे बनता है, कंटेनर कैसे डिलीट किया जाता है, कैन वी मैनुअली डिलीट द कंटेनर, कैन वी मैनुअली क्रिएट ए कंटेनर। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। एग्जीक्यूटर कब स्टार्ट होती है, अगर 10 एग्जीक्यूटर दिया है तो 10 होगी एग्जीक्यूटर स्टार्ट या 5 एग्जीक्यूटर स्टार्ट होगी। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। आप इन सब सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं, गूगल में ढूंढ सकते हैं, दूसरे ब्लॉग में, and then you will be ready for the mid level of the yarn architecture questions. Now we will go to the next topic, which is RDD. RDD जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, RDD is resilient distributed data set. फॉर एग्जाम्पल आपने एक एरे बनाया ABCD और फिर इसमें आपने कुछ नंबर लिया है 5 6 7 2 3 4. Now when you create an RDD out of it, this is a normal array, normal data type, array data type. When you create an RDD out of it, then it gets distributed, logically split बनता है, and it gets distributed across the node, and ultimately it will get distributed across the executor, and the work will be worked in a parallel way. तो RDD एक distributed data set है, we can call it as a distributed data set or distributed data types. Now there are multiple ways to create a RDDs. In fact, there are three prominent ways to create an RDD. या तो आप parallelize command के use से या parallel command के use से आप ABCD को this normal array or list can be converted into an RDD. Second is when you read a file from outside, you can create an RDD. And the third is if there is an RDD, you can transform that RDD into the next level or the next RDD. By that you can create an RDD out of RDD. जैसे मैंने बताया RDD का जो state होता है वो change नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव रेड ए डाटा एंड यू हैव अप्लाइड फिल्टर कमांड. तो फिल्टर करने के बाद जो RDD बनी है दैट कैन नॉट बी चेंज. अगर फिल्टर के बाद आप उसको ज्वाइन करना है दूसरे RDD से, देन यू हैव टू मेक ए कॉपी ऑफ द फिल्टर RDD एंड देन create it or transform it into a different RDD. So you are actually not transforming, you are creating a new RDD. So जो filter RDD के जो डाटास थे वो उस RDD में intact रहेंगे and you will have another RDD which will act or which will be doing the joining अगर joining process कर रहे हो. So I have written few of the RDD features. RDD के features क्या क्या होते हैं, क्या important है. Immutability. Immutability का मतलब कि RDD is not mutable, means you cannot change an RDD. You have to recreate it. एक RDD से आप दूसरी RDD बनाते हो, you cannot change it. सारे के प्रैक्टिकल्स मोर इन डेप्थ में हम लोग एडवांस लेवल पे देखेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए एज ए बेस लेवल, एज ए मिड लेवल RDD क्या होती है ये समझना जरूरी है, फीचर्स क्या है और काम कैसे करती है. इन मेमोरी कंप्यूटेशन, व्हेन यू क्रिएट एन RDD, देन RDD विल बी इन द मेमोरी, इन द रैम. एंड RDD जितने भी RDD सेट आप बनाते हो बाय डिफॉल्ट वो रैम में रहती है, बट यू कैन स्टोर द RDD डाटा इनटू सम ऑफ द डिस्क स्पेस. बट RDD will be created in the in memory. अब in memory में you have all the transformation logic with the data set. उससे क्या होता है कि you will have faster Spark running, और Spark की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी फास्ट रन करेगी. Hadoop के केस में यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम था कि अगर आपके पास Hadoop में there will be multiple mapper and there will be multiple reducer. So after each mapper, after each reducer, the data were getting stored in the disk. तो IO ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था. अब बहुत सारे Hadoop एप्लीकेशन में ये देखा जा रहा था कि एप्लीकेशन का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम जो वो यूज़ कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो काफ़ी कम है, लेकिन मैक्सिमम समय लग रहा है इन द IO ऑपरेशन, IO इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में लग रहे हैं. तो इन मेमोरी कंप्यूटेशन के कारण स्पार्क इज़ वेरी फास्ट. लेकिन इस पर भी कैच है, हम लोग एडवांस लेवल पे देखेंगे कि इन मेमोरी किस हद तक हो सकता है. ऐसा तो नहीं आपके पास एक लिमिटेड रैम है तो वहाँ पे इन मेमोरी कैसे हो सकता है जब ह्यूज डाटा सेट है. तो लेजी इवोल्यूशन, लेजी इवोल्यूशन कहने का मतलब कि RDD लेजी है. लेजी मतलब कि इन द सेंस ह्यूमन बीइंग वाला लेजी नहीं है. RDD तभी काम करती है व्हेन यू परफॉर्म एन एक्शन. सो देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इन द RDD, और टू काइंड ऑफ थिंग इन एन RDD. फर्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द सेकंड इज द एक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आप उसमें फिल्टर लगा रहे हो, ज्वाइन लगा रहे हो, ये सब आप जब लगा रहे हो तो द RDD मेटाडाटा विल बी क्रिएटेड with this information, but RDD will not get executed. जैसे पाइथन प्रोग्राम में आप कुछ प्रोग्राम लिखते हो, कुछ कमांड लिखते हो, जैसे फिल्टर कमांड लिखते हो, सो इट गेट्स एग्जीक्यूटेड एट द पर्टिकुलर टाइम. इन RDD में क्या होता है, व्हेन यू परफॉर्म एन एक्शन, फॉर एग्जांपल आपने लिखा प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट इसमें अलग होता है लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लिया. तो वो प्रिंट, फॉर एग्जाम्पल आपने एक RDD रीड किया, उसको फिल्टर किया, उसको आपने फिर ग्रुप बाय किया, फिर उसमें ज्वाइन लगाया.
उसके बाद उसमें फ़िल्टर लगाया। तो जब फ़िल्टर कमांड में इंटर करोगे, जब एग्जीक्यूशन पॉइंट फ़िल्टर में जाएगी, देन एवरीथिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड, रीडिंग द फाइल, रीडिंग द डाटा। उसका फ़िल्टर किया था, ज्वाइन किया था, ग्रुप बाय किया था, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है इट विल बी रनिंग वेन एवर यू रन द एक्शन। जब तक एक्शन नहीं करते हो तो एक्शन क्या कितने कितने सारे के होते हैं। तो एक्शन कौन कौन से होते हैं स्पार्क आरडीडी में? सो कमांड, कलेक्ट कमांड, काउंट कमांड, जिसमें आप रिजल्ट देख सकते हो या स्टोर कर सकते हो, दैट इज एन एक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ज्वाइंस हो गया, फिर आपका ग्रुप बाय हो गया, फिल्टर हो गया, दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन। फॉल्ट टॉलरेंस, पहले समझते हैं फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस? फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स कितने लिमिट तक कोई सिस्टम फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। वो सिंपल मीनिंग है। तो आरडीडी इज अ फॉल्ट टॉलरेंस कहने का मतलब अगर किसी तरह का फॉल्ट होता है, आरडीडी विल बी एबल टू टॉलरेट करने का मतलब आरडीडी कैन क्रिएट दैट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने आरडीडी को अपने उसमें फिल्टर लगाया, उसमें ज्वाइन लगाया, और फॉर एग्जांपल आगे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए और कुछ आरडीडी मिस हो गया, वो मेमोरी से लीक आउट हो गया, मेमोरी में फिट नहीं हो पाया, इट डजंट मीन कि आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन फिर से करना होगा। आरडीडी इट क्रिएट्स अ डैग, जैसे मैंने हम लोग ने पिछले क्लास में किया था, फॉर्म बताया था, लेकिन वो मैं एडवांस लेवल में एक्चुअली करके दिखाऊंगे डैग कैसे बनती है। तो इट क्रिएट्स अ चेनिंग ऑफ द ऑल द स्टेटमेंट। और आरडीडी हैज़ लाइक ईच आरडीडी इज यूनिक व्हेन यू हैव ए फिल्टर आरडीडी, एंड आउट ऑफ द फिल्टर आरडीडी आपने फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बाय आरडीडी बनाया, तो ग्रुप का एक आरडीडी इन्फॉर्मेशन विद द डाटा सेट है, फिल्टर का एक आरडीडी इन्फॉर्मेशन मेटा डाटा विद द इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी एक आरडीडी मिस होता है तो आरडीडी विल क्रिएट ऑफ द डैग मिस नहीं होना चाहिए। डैग अगर इंटैक्ट है, योर आरडीडी विल बी क्रिएटेड। टू टिल दैट लेवल द फॉल्ट टॉलरेंस इज देयर इन द आरडीडी। पार्टिशनिंग जैसे हम लोग ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेट, यू कैन पार्टीशन द डाटा आरडीडी। एक्चुअली जब आरडीडी बनती है तो वो बाय डिफॉल्ट अपने पार्टीशन के साथ आती है, डिपेंडिंग ऑन द डाटा सेट एंड डिपेंडिंग ऑन द कोर इन योर सिस्टम, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर रनिंग इन द क्लस्टर मोड, और किस तरह से रन करो उस पर भी डिपेंड करती है। बहुत सारा और फैक्टर है। तो कहने का मतलब इट कैन बी पार्टीशन नहीं हो पाएगा तो यू कैन नॉट डू द पैरेलल थिंग। सो दीज आर द प्रोमिनेंट फीचर फॉर द आरडीडी, दीज आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द आरडीडी। तो आरडीडी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आरडीडी पे स्पेसिफिक एक वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी एक ओवरव्यू समझने के लिए यार्न है अपने पास, आरडीडी है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मिड लाइक 4 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। आफ्टर 7 तो पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है स्पार्क की। तो इस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले के लिए आरडीडीज़ के कमांड्स क्या होते हैं, आरडीडीज़ कैसे काम करती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, और उसको भी मैं क्लब कर दूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस के लिए जो स्पार्क आर्किटेक्चर। तो ये मिड लेवल ऑफ स्पार्क आर्किटेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। वी विल हैव अनदर वीडियो विच विल क्लब इनटू इट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो, आपको कुछ भी हेल्प लग रहा है आपको, आपके दोस्त को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे काफ़ी मदद मिलती है इससे। और आपको लगता है कि किसी आपके फ्रेंड को या रिलेटिव को इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ऑन द आरडीडीज विच विल बी क्लब्ड इनटू दिस मिड लेवल ऑफ द स्पार्क आर्किटेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।